महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा गठवाड़ी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर अध्ययन करते हुए स्वदेशी आंदोलन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। किस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राजनीति एवं भारतीय जनता को एवं ब्रिटिश सरकार को किस तरह प्रभावित किया, उसके ऊपर हम आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। स्वदेशी आंदोलन शुरुआत में ही 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ही भारत में शुरू हो चुका था। इसके पीछे कई कारण थे और जो स्वदेशी आंदोलन भारत में शुरू हुआ उसका क्षेत्र भी व्यापक था और कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए भारतीय राजनीति में इस आंदोलन का अपना एक अलग महत्व है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आने वाले जो दिनों में भारतीय राजनीति में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले घटनाक्रम एवं आंदोलनों का प्रभाव इस आंदोलन से काफ़ी पड़ा। महात्मा गांधी के द्वारा जो बाद में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, उससे पहले ही भारत में स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी और उसी के स्ट्रक्चर पर बाद में भी अन्य आंदोलनों ने इस आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त की थी। बेसिकली रूप से ये आंदोलन बंगाल प्रांत में शुरू हुआ था। हालांकि इसका केंद्र बंगाल में होते हुए भी इसने भारत के कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव डाला और उस समय लगभग 1900 से लेकर 1910 के जो 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक दशक है, उसमें भी 5 वर्षों का जो समय है, उस समय में इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया। इस आंदोलन का जो रूपरेखा थी, सेंटर बंगाल था, लेकिन इस आंदोलन ने केवल शहरी क्षेत्र को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि ग्रामीण इलाकों तक भी इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। इस आंदोलन में शहरी युवकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के युवक युवतियां, महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि किसान वर्ग ने इस आंदोलन में इतनी रुचि नहीं दिखाई, फिर भी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में इस आंदोलन में किसान वर्ग के लोगों ने भी अपनी भूमिका अदा की थी। इस आंदोलन की जो विशेषता थी वे राजनीतिक विशेषता के साथ साथ इसने भारतीय कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों को भी अपने प्रभाव से प्रभावित किया। यानी कि इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए वे राजनीतिक रूप से ही सक्रिय हुआ करते थे, लेकिन इस आंदोलन की रूपरेखा राजनीतिक तो बनी, राजनीतिक के साथ साथ इस आंदोलन ने भारत के कला, साहित्य, संगीत, उद्योग, विज्ञान आदि क्षेत्रों को अपने आगोश में लेते हुए उनको प्रभावित किया। उनके माध्यम से स्वदेशी आंदोलन की जो रूपरेखा थी वे विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए भारत में अंग्रेजों को पहली बार एक विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों ने सीधी चुनौती दी कि अब स्वदेशी के अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए। स्वदेशी को सेंटर में रखते हुए उन्होंने अपना काम किया। स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत होती है वह बंगाल के विभाजन से होती है। बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन होता है उसकी जो शुरुआत हुई, स्वदेशी आंदोलन करने की भारतीय लोगों को क्यों शुरुआत करनी पड़ी, उसके पीछे बंगाल विभाजन एक प्रमुख कारण रहा है। बंगाल विभाजन के कारण ही ये आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन ने स्वदेशीता के साथ साथ
स्वराज्य एवं स्वशासन की ओर भी अपनी मांग बढ़ाते हुए जन संघर्ष करने की शुरुआत कर दी थी। जन संघर्ष करने की शुरुआत कर दी थी और आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में स्वदेशी आंदोलन ने अपना महत्वपूर्ण छाप भारतीय राजनीति पर छोड़ी। आइए तो बंगाल विभाजन के द्वारा जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि बंगाल का जो विभाजन है उस विभाजन करने की अंग्रेजों की क्या मंशा रही, उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि उस समय बंगाल का जो प्रांत था वो काफ़ी बड़ा प्रांत था। उसमें पूरा बंगाल, पश्चिम बंगाल आज का बांग्लादेश भी उसमें सम्मिलित था, बिहार और उड़ीसा तक के क्षेत्र उसमें सम्मिलित थे। लगभग 7.25 करोड़ 7,85,00,000 की आबादी उस समय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब बंगाल का विभाजन किया जा रहा था तो 7,85,00,000 के लगभग उसकी आबादी थी, जो भारतीय कुल आबादी का 1/4 भाग था। भारतीय कुल आबादी का 1/4 भाग था और इतने बड़े भाग में प्रशासनिक रूप से शासन संचालन करना बड़ी मुश्किल बात थी। यहाँ तक तो ठीक था कि इतना बड़ा क्षेत्र है और इतने बड़े क्षेत्र में प्रशासनिक रूप से उसका संचालन करना बहुत ज़्यादा कठिन काम था। अतः तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, जो काफ़ी प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल में से एक माने गए भारतीय इतिहास में, वह और जो तत्कालीन गृह सचिव थे राइसले, दोनों ने मिलकर पूरा प्लान तैयार किया। क्योंकि उस समय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में एक तरह से राष्ट्रीय चेतना का जो विकास हो रहा था वह अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी टेंशन बना हुआ था। और उस राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर भी उग्र राष्ट्रवाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादी भावना भारत में फैल रही थी, जो अंग्रेज़ों को सीधी चुनौती दे रही थी स्वशासन प्राप्त करने के लिए, स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। अतः ब्रिटिश हुकूमत को ये लगा कि इस उग्र भावनाओं का, जिसका केंद्र बंगाल बना हुआ है, उसको अगर दबाया नहीं गया तो ये अंग्रेजी हुकूमत के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन सकता है। अतः लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक बहाना बनाकर, हालांकि उनकी मंशा ये थी कि बंगाल का विभाजन इस तरह किया जाए कि इसमें सांप्रदायिकता का अंश भी बोल दिया जाए। क्योंकि अंग्रेजों की शुरू से ही नीति थी, 1857 के बाद से एक मुख्य नीति बन चुकी थी, फूट डालो राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो की नीति, उन्होंने इस नीति का पालन करते हुए बंगाल विभाजन की पूरी योजना तैयार की। बंगाल विभाजन की पूरी योजना तैयार की। इस योजना की जानकारी हमें लॉर्ड कर्जन के तत्कालीन वक्तव्य से भी मिल जाती है, जिसमें वे कहते हैं कि ब्रिटिश सत्ता का ये प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना था, बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल व पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। यहाँ तक कि लॉर्ड कर्जन का मानना यह था कि बंगाल का इस तरह से विभाजन किया जाए ताकि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवाद की जो भावना फैल रही है उसको समाप्त किया जाए और यहाँ पर एक सांप्रदायिकता का बीज बो दिया जाए, जिससे कि ये लोग आपस में ही उलझे रहे। और उन्होंने बंगाल विभाजन की रूपरेखा भी इसी तरह तैयार की थी। ढाका और उसके आसपास के प्रदेशों में उन्होंने, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, उसको ज़्यादा हिस्सा देने की कोशिश की। और ढाका में स्वयं जो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह आदि को अपने पक्ष में कर उनको ये आश्वासन भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो बंगाल ढाका का जो क्षेत्र है वह कलकत्ता की राजशाही से हटकर जो पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र है वह एक तरह से मुस्लिम आबादी बाहुल्य हो जाएगा और इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो लॉर्ड कर्जन की मंशा यही थी कि बंगाल का भी विभाजन किया जाए, उसमें सांप्रदायिकता को आधार बनाया जाए। कहने का मतलब तो उनका प्रशासनिक था। हालांकि प्रशासन के आधार पर विभाजन करते तो इसमें भारतीयों को भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये बातें भारत से बाहर, भारत के अंदर फैलने लगी, विशेषकर बंगाल में, तो इसके प्रति भारतीय लोगों में, बंगाल वासियों में काफ़ी गुस्सा पनपा। इसी संदर्भ में हम जब तत्कालीन भारत के गृह सचिव थे राइसले ने भी कुछ बात कही थी
उसका वक्तव्य भी हम देख लेते हैं। उससे आप लोगों को अनुमान हो जाएगा कि अंग्रेजों की मंशा क्या रही थी। राइसले ने कहा था कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, यानी कि पूरा अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, विभाजित हो जाने पर यह कमज़ोर हो जाएगा, विभाजित हो जाने पर यह बंगाल कमज़ोर हो जाएगा। कांग्रेसी नेताओं की ये आशंका सही है, कांग्रेसी नेताओं की आशंका सही है और उनकी ये आशंका हमारी योजना की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा मुख्य उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है, जिससे हमारे दुश्मन बट जाए और कमज़ोर पड़ जाए। यानी कि उस समय कांग्रेस के नेताओं को भी आशंका थी कि बंगाल को बांटकर जो उनकी राष्ट्रवादी चेतना है उसका भी एक तरह से बंटवारा ना हो जाए और कमज़ोर ना पड़ जाए। इसलिए उन्होंने इसकी मंशा को भी जाहिर किया। तत्कालीन जो गृह सचिव जो इंग्लैंड में बैठते थे इंडियन काउंसिल में, उनकी भी ये मंशा थी। इस प्रकार से बंगाल विभाजन की पूरी रूपरेखा अंग्रेजों ने तैयार कर ली थी। अब जैसे ये जानकारी भारतवासियों को विशेषकर बंगालियों को मालूम हुई तो इनके प्रति इनका विरोध होना शुरू हो गया। दिसंबर 1903 तक आते आते बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जैसे ही जानकारी मिली भारतीय लोगों को, विशेषकर बंगाल के लोगों को, तो इसका ज़बरदस्त विरोध होना शुरू हो गया। इसका ज़बरदस्त विरोध होना शुरू हो गया। लगभग पूरे बंगाल में अनेक बैठकें आयोजित की गई। 500 के लगभग बैठकें तो पूर्वी बंगाल में आयोजित की गई। 50,000 के लगभग पर्चे बांटे गए, जिसमें ये कहा गया कि बंगाल के विभाजन अगर हो जाता है तो किस प्रकार से बंगाली वासियों का इसमें नुकसान होता है। इसी तरह से जो बंगाल के जो नेता थे जो काफ़ी सक्रिय माने जाते थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र रॉय व अन्य नेताओं ने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से, जैसे कि बंगाली, हितवादी, संजीवनी आदि जो समाचार पत्र अखबार उस समय बंगाल से निकलते थे, उन्होंने बंगाल विभाजन की कटु शब्दों में आलोचना की और बंगाल के देशवासियों को, बंगाल के लोगों को ये मैसेज पहुंचाया कि किस प्रकार से बंगाल का विभाजन किया जा रहा है और इससे बंगाल को कितना नुकसान होगा। इससे धीरे धीरे बंगाल में आंदोलन जोर पकड़ता गया, बंगाल में आंदोलन तेजी से बढ़ता गया। यहाँ तक कि बंगाल के जो बड़े बड़े जमींदार थे उस समय, हिंदू जो भूस्वामी जमींदार थे, वो एक समय में अंग्रेजों के एक समय से लेकर अंग्रेजों के खुशामद बने हुए थे, वे भी धीरे धीरे कांग्रेस के नज़दीक आकर इस आंदोलन में अपनी भागीदारी करने लगे, इस आंदोलन में भागीदारी करने लगे। इस प्रकार से बंगाल वासियों में निरंतर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हालांकि इस गुस्से का प्रभाव अंग्रेजों के ऊपर कुछ नहीं हो रहा था और अंत में क्या करना पड़ा, भारत व बंगाल वासियों को, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के नेता भी सम्मिलित थे, उनको स्वदेशी का नारा, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन करना पड़ा। विभिन्न प्रकार के विरोधों के बावजूद भी 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन बाद में कर दिया जाएगा। 7 अगस्त 1905 को 19 जुलाई 1905 को ये तय कर दिया गया था कि फला तारीख को बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा की कि बंगाल का विभाजन इस तारीख को 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया जाएगा, इस जैसे ही घोषणा हुई, बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें दिनाजपुर है, पबना हुआ, फरीदपुर हुआ, टंगाइल क्षेत्र हुआ, ढाका हुआ, वीरभानपुर हुआ, इसी तरह बारिसाल हुआ, इन क्षेत्रों में और अन्य कस्बों गाँवों में आंदोलन की, एक तरह से आंदोलन की झड़ी सी लग गई और सब लोग बंगाल विभाजन के विरोध में उतर गए, बंगाल विभाजन के विरोध में उतर गए। वीरभूमि का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, वीरभान नहीं है, वीरभूमि का जो क्षेत्र है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन करके स्वदेशी आंदोलन की बंगाल वासियों के द्वारा घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता का टाउन हॉल है, वहाँ विभिन्न बंगाल के नेता मिले आकर और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा विधिवत रूप से कर दी कि अब
बहुत विरोध कर लिया, लेकिन उन विरोध का भी कोई अंग्रेजों पर कोई असर नहीं हुआ। अतः उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का मार्ग अपनाया और इसी से 1905 से ही भारत में 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत में एक तरह से नया अभियान शुरू हुआ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। 1 सितंबर 1905 तक आते आते अब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा, बंगाल का विभाजन प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद स्वदेशी आंदोलन ने वो जोर पकड़ लिया और 16 अक्टूबर 1905 के दिन, जिस दिन बंगाल विभाजन की तारीख तय की गई, उसका विभाजन करने के लिए उस दिन को काले दिवस के रूप में मनाया गया और विभिन्न तरीक़ों से उसका विरोध किया गया। विभिन्न जनसभाएं हुई, वहाँ पर बड़े बड़े नारे दिए गए, लोकगीत गाए गए, धार्मिक यात्राओं के द्वारा लोकगीतों के माध्यम से वंदे मातरम जो गीत प्रचलित हुआ उस समय, उसके माध्यम से एक बंगाल एक नारे के साथ उन्होंने अपनी यात्राएं, विरोध धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसमें महिलाओं ने भी बड़ी भागीदारी से हिस्सा लिया। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे जो सक्रिय बंगाली नेता थे, उन्होंने कई रैलियां की। यहाँ तक कि आनंद मोहन बोस और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अलग अलग जगह 2 बड़ी रैलियां की थी। उनमें 50,000 से लेकर 75,000 तक की तादाद में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और लगभग 50,000 से ज़्यादा रुपये भी वहाँ पर जमा हुए ताकि आंदोलन को मजबूती प्रदान की जा सके। धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ अब जो बंगाली और अन्य भारतीय जो नेता थे, उन्होंने अपनी व्यूह रचना बनाना तैयार कर दी कि स्वदेशी आंदोलन का नारा तो बहुत बढ़िया है, साथ में बहिष्कार की नीति भी अपनाना शुरू कर दिया, बहिष्कार का संदेश भी देना शुरू कर दिया। इसी बहिष्कार के संदेश में बंगाल के अतिरिक्त पश्चिमी भारत में, विशेषकर मुंबई और पूना के क्षेत्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस बहिष्कार की नीति का नेतृत्व किया। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने बहिष्कार की नीति का नेतृत्व किया। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले के नेतृत्व में ये बहिष्कार की नीति का नेतृत्व किया गया। इसी तरह से आंध्र क्षेत्र में हरि सर्वोत्तम राव के नेतृत्व में ये क्या किया गया, बहिष्कार की नीति का नेतृत्व किया गया कि इस प्रकार से अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया जाए। रावलपिंडी, कांगड़ा, मुल्तान, उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में भी स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। हालांकि पूरे भारत में इस आंदोलन ने जोर नहीं पकड़ा, लेकिन पश्चिम भारत के बहुत सारे क्षेत्र, रावलपिंडी, कांगड़ा, मद्रास, उत्तर भारत के बहुत सारे, यूपी का इलाका है, पंजाब का इलाका है। पंजाब और यूपी के क्षेत्रों में लाला अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जैसे सक्रिय उग्रवादी नेताओं ने इस बहिष्कार आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया और अपने नेतृत्व में बहुत सारी रैलियों का आयोजन किया। लेकिन इसका केंद्र जो था वह बंगाल था और बंगाल ने इस आंदोलन के द्वारा भारतीय राजनीति को बुरी तरह से बहुत हद तक इसको प्रभावित किया। 1905 में चूंकि उस समय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वो 2 धड़ों में विभाजित थी। उदारवादी ग्रुप इस समय, क्योंकि कांग्रेस में 1905 तक कांग्रेस में उदारवादी धड़ा उस पर हावी था, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े नेता थे। इसी तरह से अब कांग्रेस के ऊपर भी, उदारवादी दलों के ऊपर भी दबाव बढ़ने लग गया था, क्योंकि जनता की डिमांड थी कि आप अपने इस मंच से एक नेतृत्व प्रदान कीजिए और स्वदेशी और बहिष्कार के आंदोलन को आगे बढ़ाइए। अतः विवश होकर 1905 में जब गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में बनारस का अधिवेशन हुआ, उस समय वहाँ से भी हमें क्या देखने को मिलता है, बहिष्कार आंदोलन का समर्थन कांग्रेस पार्टी भी कर देती है 1905 में बनारस के कांग्रेस अधिवेशन के द्वारा। 1905 में क्या कर दिया जाता है, बहिष्कार आंदोलन का समर्थन कर दिया जाता है। इस प्रकार से बहिष्कार आंदोलन देश के कोने कोने में, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के इलाकों में ये होने लग गए। जैसे जन आक्रोश बढ़ता जा रहा था, अब भारतीय जो उग्रवादी जो विचारधारा के लोग थे, उग्र राष्ट्रवादी जो लोग थे, बालपाल पाल के अलावा अरविंद घोष वगैरह जैसे नेता थे, अब उनकी एक मंशा थी कि इस जन आक्रोश को जन संघर्ष में बदला जाए। अब स्वदेशी और बहिष्कार के साथ साथ एक कदम आगे बढ़कर स्वराज्य, स्वशासन की बात भी की जाए कि ब्रिटिश शासन ने अन्य उपनिवेश देशों को जो स्वशासन का अधिकार दे रखा है, वैसा ही अधिकार अब भारत में भी दिया जाए। जिसके परिणाम स्वरूप 1906 में
कलकत्ता में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, तब उन्होंने कांग्रेस के मन से इसको स्वराज्य का सबसे पहले मांग की गई स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही। 1906 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कांग्रेस के अधिवेशन में क्या किया गया, स्वराज्य स्वशासन की मांग भी कांग्रेस के मन से अंग्रेजों के सामने रख दी गई। इस प्रकार से स्वशासन का जो आंदोलन था, स्वराज्य और बहिष्कार की जो नीति थी अंग्रेजी सामान की, वह धीरे धीरे से पूरे भारत में फैल रही थी, जिससे अंग्रेजों को काफ़ी चिंता होने लग गई थी। अंग्रेजों को काफ़ी चिंता होने लग गई थी। अब कांग्रेस के ऊपर 1905 के पश्चात से ही उग्रवादी धड़े का एक तरह से वर्चस्व होने लग गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1907 में सूरत का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें 2 धड़ों में कांग्रेस बढ़ जाती है। उदारवादी दल अलग हो जाते हैं, उग्रवादी दल अलग हो जाते हैं, जो बाद में लखनऊ समझौते से जाकर इकट्ठा होते हैं। इससे पहले 5-7 वर्षों तक वे लगभग अलग ही रहते हैं, अपना अलग अलग कार्य संचालन वे करते रहते हैं। अब इस स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार के जो आंदोलन था, उसमें उग्रवादियों जो राष्ट्रीय चेतना वाले जो लोग थे, उनका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लग गया और ये जनता के समक्ष व्यापक जन आंदोलन के द्वारा राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने का लक्ष्य उन्होंने अब सामने रख दिया कि राजनीतिक स्वाधीनता भी अब प्राप्त की जाए। इस आंदोलन में विदेशी माल के बहिष्कार के साथ साथ अब आत्मनिर्भरता जैसे नारे भी प्रचलन में आने लग गए। अब माल बहिष्कार के साथ साथ राष्ट्रवादियों ने ये कहा कि अब सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, सरकारी उपाधि लेने वाले व्यक्ति, सरकारी नौकरियां प्राप्त व्यक्तियों को अब वक्त आ गया है कि बहिष्कार करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने सरकारी नौकरियां, सरकारी स्कूल कॉलेजों को बंगाल में छोड़ना, देश के विभिन्न इलाकों में छोड़ना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गया। उग्रवादियों का उद्देश्य था कि प्रशासन पूरी तरह पंगु हो जाए। अब उनका यह मानना था कि हम माल का बहिष्कार तो कर रहे हैं ताकि आर्थिक रूप से अंग्रेजों को, जो ब्रिटिश हुकूमत, उनको क्षति पहुँचे, जिससे के प्रभाव स्वरूप वे कुछ आमूल परिवर्तन करें देश की सत्ता के, देश की राजनीति के अंदर, देश में जो विद्रोह चल रहा है उसके खिलाफ। इसी तरह बंगाल विभाजन को वापस लिया जाए। अब उग्रवादियों का उद्देश्य तो था कि प्रशासन इससे पंगु हो जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक क्षेत्र में जो भारतीय लोग हैं, जो स्वयं जो भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनको वक्त आ गया कि जो विभिन्न सरकारी पद है जिन पर वो बैठे हुए हैं, उनको भी छोड़ा जाए, उनका भी बहिष्कार किया जाए, ताकि अंग्रेजों पर अंग्रेजों के ऊपर दबाव बन सके। और व्यापारी, जो अंग्रेज व्यापारी थे, व्यापारी शोषण करने वाले थे, उनके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा पड़ सके। इस प्रकार से अब ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अब चूँकि स्वदेशी का नारा था और विदेशी माल का, विदेशियों के अधीन काम करने का बहिष्कार तो किया ही जा रहा था, लेकिन अब चूँकि बेरोजगारी थोड़ी मुद्दा होगी, बहुत सारे लोग घर बैठ के थोड़ी काम करेंगे। इसके लिए उन्होंने स्वावलंबन का नारा दिया, आत्मनिर्भरता का नारा दिया। इसके माध्यम से उन्होंने अपने आप को मजबूत करने की भी, जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, वे अपने आप को मजबूत कर सके, ताकि व्यक्ति ब्रिटिश शासन पे ही पूरी तरह निर्भर ना रहकर आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए अब बहुत सारे काम किए जाने लगे। बारिसाल के एक अध्यापक थे अश्विनी कुमार दत्त, बड़े माने हुए व्यक्ति थे और एक अध्यापक थे, बड़े स्वतंत्रता सेनानियों से गिने जाते हैं, बंगाल के प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने एक समिति का गठन किया, स्वदेश बांधव समिति। कौन सी समिति का गठन किया? स्वदेश बांधव समिति। अश्विनी कुमार एक टीचर थे, बारिसाल, बंगाल का जो प्रांत था, एक राज्य था, जिला बारिसाल, वहाँ के टीचर थे। उन्होंने एक स्वावलंबन को, आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। स्वदेशी आंदोलन में इस समिति का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में इसका अपना एक अलग मिसाल
मानी जाती है बंगाल के इतिहास में। इसने बंगाल बारिसाल के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 159 शाखाएं स्थापित कर ली। उन शाखाओं के माध्यम से लोगों को शारीरिक नैतिक परीक्षण दिया जाने लगा। अकाल राहत में अकाल जब पड़ता था उसमें कैसे काम किया जाए उनका प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अलग अलग तरीक़ों से उनको लोगों को तैयार किया जाने लगा ताकि वे स्वयं किसी और के ऊपर निर्भर ना रहकर स्वयं ही काम कर सके। समिति ने जो स्वदेश बांधो समिति है उस समिति ने उत्तेजक भाषणों और गीतों का सहारा लिया। जबकि बारिसाल का जो इलाका था वह मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, फिर भी वहाँ पर चूँकि इस समय सांप्रदायिकता का एक तरह से वातावरण अंग्रेजों ने गठित कर दिया था, तो स्वदेशी आंदोलन में मुस्लिम जो लोग थे उनकी भागीदारी इतनी नहीं थी क्योंकि सांप्रदायिकता का जहर अंग्रेजों ने घोल दिया था। फिर भी बारिसाल के जो टीचर थे अश्विनी कुमार दत्त ने उन्होंने बहुत बहुसंख्यक इलाके जो मुस्लिम इलाका था बारिसाल में उन लोगों को भी अपनी ओर मिलाकर इस आंदोलन में उनको शामिल किया। यहाँ तक कि बहुत सारे किसान वर्ग थे उनको भी अश्विनी कुमार दत्त ने अपने साथ मिलाकर, हालांकि किसानों का स्वदेशी आंदोलन में इतनी भूमिका नहीं रही है, फिर भी बारिसाल के आसपास के किसानों ने इस आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वाह किया था। समिति ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शारीरिक नैतिक प्रशिक्षण उनको दिया गया। अकाल महामारी में राहत कार्य कैसे किए जाते हैं इस समिति ने उनको लोगों को बताया। राष्ट्रीय पाठशालाएं स्थापित की गई, स्वदेशी दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया गया तथा पंच अदालतें स्थापित की गई। किसके? इस समिति के नेतृत्व में, ताकि लोग स्वयं अपने लोगों के भीतर ही काम कर सके, अंग्रेजी संस्थाओं के ऊपर उनको डिपेंड ना होना पड़े। क्योंकि स्वदेशी बहिष्कार का आंदोलन था तो इसमें अपनों को ही काम करना था। अगस्त 1906 तक की हम बात करें तो बारिसाल समिति ने 89 के लगभग पंच अदालतें गठित की और लगभग 523 के आसपास उन्होंने मामलों का निपटारा किया। तो इस प्रकार से जब ये बातें अंग्रेज़ों को मालूम हुई तो इससे अंग्रेज काफ़ी उत्तेजित भी हुए, काफ़ी परेशानी भी उनको सामने आई। इस प्रकार से वे कूटनीति में लग गए और धीरे धीरे से इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए उनका वे काम उन्होंने करना शुरू कर दिया था। स्वदेशी आंदोलन की एक दूसरी बड़ी सफलता विशेषता थी आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का जो नारा था उनका, वह उनकी दूसरी महत्वपूर्ण एक विशेषता थी आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का। अब विभिन्न रचनात्मक कार्य भी किए गए, जैसे कि सामाजिक सुधार करना लागू करना, जिसमें बाल विवाह, दहेज, शराबखोरी जैसी कुरीतियों को दूर किया जा सके। अब रचनात्मक कार्य भी जरूरी थे ताकि समाज में एक जागरूकता बने। बाल विवाह जैसे जो कुरीतियाँ थी, दहेज, शराबबंदी, शराब पीना, ऐसी कुरीतियों को दूर किया गया इन समितियों और विभिन्न समितियों के माध्यम से। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी का जो नारा दिया गया था उसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा की भी आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने सरकारी जो शिक्षण संस्थान है उनको छोड़ दिया था। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी स्कूलों का गठन किया गया। वहाँ पर स्कूलों के अलावा कॉलेजों का भी गठन किया गया और वहाँ पर उन विद्यार्थियों ने अध्ययन कार्य अपना शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके प्राचार्य अरविंद घोष बने। शांति निकेतन उसी की तर्ज पर नेशनल कॉलेज की स्थापना की। वहाँ के प्रिंसिपल आचार्य जो थे वे अरविंद घोष जैसे बड़े जो क्रांतिकारी थे, उग्रवादी जो नेता थे, वे वहाँ के प्राचार्य बने। अगस्त 1906 तक आते आते राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी उन लोगों के द्वारा कर दिया गया। इस परिषद का उद्देश्य जो था वह यह था कि राष्ट्रीय नियंत्रण में जनता को साहित्यिक, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हुई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जिसका गठन अगस्त 1906 में किया गया स्वदेशी आंदोलन के तहत, उस परिषद का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय नियंत्रण में जनता को साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, साहित्यिक भी, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हुई हो, ताकि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और इसी तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल में बंगाल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना भी की गई थी। इस तकनीकी शिक्षा के परिणाम स्वरूप बंगाल में बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप कल कारखानों की स्थापना की गई। विभिन्न स्थानों पर कारखाने, देशी लोगों के द्वारा कारखाने स्थापित किए गए। हालांकि जो कारखाने वगैरह थे वे ज़्यादा समय तक तो नहीं चल पाए,
इनमें से कुछ कारखाने कुछ लोगों के द्वारा आगे वाले समय तक भी जारी रहे हैं, जैसे आचार्य BC राव की बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री। ये बंगाल केमिकल्स जो फैक्ट्री थी उसका जो नींव पड़ी वह स्वदेशी आंदोलन के समय ही बंगाल में पड़ी थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का जो प्रभाव था वह किस प्रकार से आत्मस्वावलंबन वाली नीति, स्वावलंबन यानी कि आत्मनिर्भर होकर, स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता का पालन, स्वदेशी आंदोलन के तहत स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पालन किया गया। आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का सामाजिक जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा। थोड़ा सामाजिक जीवन के ऊपर भी हम प्रभाव देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विशेषकर बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के पूरे क्षेत्रों को बहुत एक विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित किया। बंगला साहित्य, विशेषकर बंगला जो काव्य था वह उसका स्वर्ण युग बोल सकते हैं स्वदेशी आंदोलन के समय को। बंगला साहित्य का इस समय काफ़ी विकास हुआ और भी उसके अंदर भी बंगला काव्य का, साहित्य के अंदर भी बंगला काव्य का काफ़ी विकास हुआ स्वदेशी आंदोलन के समय। इसलिए इस युग को, स्वदेशी आंदोलन के युग को स्वर्ण युग भी बोला जा सकता है बंगला काव्य का। रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रॉय, मुकुंदास, सैयद अबू मोहम्मद आदि द्वारा लिखे गए गीत क्रांतिकारियों, उग्रवादियों, गांधीवादियों, साम्यवादियों आदि सभी के लिए एक तरह से प्रेरणा स्रोत का उन्होंने काम किया। जैसे रविंद्रनाथ, क्योंकि बंगाल उस समय एक भारत का एक तरह से केंद्र बिंदु था और उस समय राजधानी भी थी कलकत्ता देश की, तो बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। हर क्षेत्र में उनकी भूमिका रहती थी। बहुत बड़े बड़े विद्वान वहाँ से हुए, रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रॉय, मुकुंदास, सैयद अबू मोहम्मद जैसे जो कवियाँ थे, जो लेखक थे, उन्होंने आंदोलन के प्रेरणा स्वरूप अनेक गीत काव्य लिखे जिससे उनको प्रेरणा प्राप्त होती रही। इसी आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला जैसा गीत लिखा जो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद होने पर उनका राष्ट्रीय गीत भी बना। इसी तरह से काव्य क्षेत्र के अलावा कला के क्षेत्र में भी स्वदेशी आंदोलन ने बंगाल को काफ़ी प्रभावित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा और उसके स्थान पर मुगल व राजपूतों की समृद्ध स्वदेशी परंपरा कलाओं व अजंता की चित्रकला से उन्होंने प्रेरणा ली। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्रीय जो कला थी, उन्होंने पाश्चात्य जो कला थी उसके जो जाल है उसको तोड़ा एक तरह से, और स्वदेशी जो मुगल राजपूत कला थी, अजंता चित्रकला की जो विशेषताएं थी उनको सम्मिलित करके एक कला के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी तरह से 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की प्रथम छात्रवृत्ति भी उस समय भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस को मिली थी। स्वदेशी आंदोलन के समय जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की संस्था थी, जिसकी प्रथम छात्रवृत्ति भी भारतीय कला के विशेषज्ञ नंदलाल बोस को प्राप्त हुई थी। विज्ञान के क्षेत्र में भी हम जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे व्यक्तियों को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के समय इनकी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आंदोलन का सामाजिक जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव तत्कालीन समय में पड़ा। हालांकि इसके पश्चात हम देखते हैं कि इस आंदोलन के समय में सांप्रदायिकता ने भी एक तरह से अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था। उसकी भी कई वजह थी कि क्योंकि अंग्रेज़ों की जो नीति थी ना, बंगाल विभाजन का जो उनका करने का जो उद्देश्य था वो एक सांप्रदायिकता की नीति के तहत ही किया था। क्योंकि बंगाल उस समय गढ़ बना हुआ था राष्ट्रवादी चेतना का, तो उसको एक हटाना चाहते थे, किसी तरह उसको तोड़ना चाहते थे, उसको भंग करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सांप्रदायिकता का जहर घोला, जिसकी वजह से 1907-8 के आसपास वहाँ विभिन्न सांप्रदायिक दंगे भी हुए बंगाल में, और कई कारण थे जिसकी वजह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता रहा। और अंग्रेज़ों ने बहुत सारे मुस्लिम
जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसको इस आंदोलन से बहुत हद तक दूर भी रखा और एक तरह से सांप्रदायिकता का जहर अंग्रेज घोलने में कामयाब भी रहे। आइए थोड़े से आंदोलन की कुछ, चूँकि स्वदेशी आंदोलन पूरी तरह से तो इसका कोई उद्देश्य तो काफ़ी प्राप्त हुए, लेकिन कमजोरियाँ भी तो इस आंदोलन की रही होंगी, उसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। जैसे कि सांप्रदायिकता के बारे में आपको जानकारी दी, सांप्रदायिकता इस आंदोलन की महती कमजोरी रही है और स्वदेशी आंदोलन को कमज़ोर करने में सांप्रदायिकता ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1908 तक बंगाल में कई क्षेत्रों में दंगे भी सांप्रदायिक बढ़ गए, जिससे आंदोलन काफ़ी कमज़ोर हुआ। इसके पीछे कई कारण भी थे। अंग्रेज़ों की नीति तो थी, साथ ही साथ जो आंदोलनकारी थे, स्वदेशी आंदोलनकारी, उन्होंने धार्मिक गीत वगैरह, धार्मिक मान्यताओं को ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया, जिससे एक तबका थोड़ा सा उनसे दूर भी रहा। लेकिन उनका उद्देश्य ईमानदारी से था, उनका उद्देश्य नहीं था कि किसी अन्य संप्रदाय को उससे परेशान किया जाए। तो एक कारण ये भी रहा कि बहुत सारे जैसे कि शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव का जैसे लोकमान्य तिलक ने पश्चिम भारत में आयोजन करवाया था, उसी तरह बंगाल में इस तरह के आयोजन उस समय हुए थे। तो एक तरह से एक शक्ति प्रदर्शन का भाव हो चुका था। हालांकि आंदोलनकारियों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि इससे अन्य को प्रभावित किया जाए, अन्य संप्रदायों को प्रभावित किया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और मुस्लिम संप्रदाय को उससे अलग रखा और इससे काफ़ी मुस्लिम संप्रदाय अलग भी लगा। 1906 तक आते आते अंग्रेज़ों ने इंडियन मुस्लिम लीग का निर्माण भी कर दिया था। जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह को अपनी तरफ मिलाकर उन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग का आगाज़ भी, शुरुआत भी उन्होंने कर दी थी। इस तरह से देश में सांप्रदायिकता का माहौल बना, जिससे कि आंदोलन कमज़ोर हुआ। इसी तरह से 1908 तक आते आते अंग्रेज़ों ने दमनकारी नीति अपनाते हुए बहुत सारे दमन चक्र चलाया और बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। 1900 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1907 और 8 के बीच 9 बड़े नेताओं को, कम से कम 9 बड़े नेताओं को, जिसमें अश्विनी कुमार है, कृष्ण कुमार मित्र, वहाँ को निर्वासित कर दिया गया बंगाल से। इसी तरह से मद्रास में जो बड़े नेता थे स्वदेशी आंदोलन के, चिदम्बरम पिल्ले, और आंध्र में हरि सर्वोत्तम राव, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह जैसे नेताओं को गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया गया, बर्मा उनको भेज दिया गया। इसी तरह से बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे नेताओं ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था, क्योंकि उनका दमन चक्र विभिन्न कानूनों के द्वारा, षड्यंत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी आतंकवादी घटनाओं का उनका आरोप लगाकर उनको जेलों में डालना उन्होंने शुरू कर दिया था। तीसरा एक कारण इसका और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कारण रहा वह एक प्रभावी संगठन का अभाव। कुछ क्षेत्रों में इस संगठन का प्रभाव काफ़ी रहा, जैसे कि 12 साल में अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में एक अच्छा नेतृत्व स्वदेश बांधव समिति के नेतृत्व में चल रहा था, लेकिन भारत के और खासतौर बंगाल के और भी क्षेत्रों में इस आंदोलन की जो रूपरेखा है वो एक रूप से नहीं चल रही थी। तो प्रभावी संगठन के अभाव के कारण ये आंदोलन धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। और अंतिम जो कारण मैं बताना चाहूँगा कि एक बड़ा आंदोलन जब भी चलता है तो जनसाधारण जो होता है, जनता, आम जनता जो होती है, कि इतने समय तक, इतने सालों तक एक आंदोलन को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकती, क्योंकि वो भी ऊब जाती है उससे। इसलिए ज़्यादा ये आंदोलन लंबा इसलिए भी नहीं चल सका कि जनता 2-3 सालों तक इतना लंबा आंदोलन अपने स्तर से नहीं खींच सकती। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस आंदोलन की कुछ कमियां भी थी, हालांकि इस आंदोलन के महत्व भी थे। इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन किए, भारतीयों को रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन के तहत बहुत सारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय स्कूलों कॉलेजों का निर्माण हुआ। बहिष्कार आंदोलन के, जब विदेशी माल का बहिष्कार किया गया तो स्वदेशियों को अपनाने की प्रेरणा मिली। स्वशासन का नारा लगा, स्वराज्य के लिए भारत में जागरूकता, भारतीयों में जागरूकता फैलने लगी। अब कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके स्तर पर भी स्वशासन की बात कही जाने लगी। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की जो रचनात्मक कार्य थे उनको इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण स्थान उस समय दिया और उनके माध्यम से आने वाले जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुए उस आंदोलन ने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणाएं प्राप्त की। इस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन का अपना अलग महत्व जरूर रहा है, कुछ कमजोरियां थी वो अपनी जगह हैं, लेकिन इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया। अंत में अंग्रेजों को कलकत्ता से राजधानी दिल्ली में ले जानी पड़ी और बंगाल का विभाजन भी उनको रद्द करना पड़ा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय एक आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में भारतीयों को किस तरह से प्रोत्साहित किया। तो स्वदेशी आंदोलन के लिए आज के लिए इतना ही।
अगली क्लास में फिर हम अगले टॉपिक इसी के साथ हम लेके आएंगे होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन, गृह शासन आंदोलन, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।